नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एप्पल की पूरी कहानी बिल्कुल वेरी बिगिनिंग से। कैसे एक छोटा सा गराज एक्सपेरिमेंट दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज में से एक बन गया। हम बात करेंगे उसके अर्ली स्ट्रगल, ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन, चैलेंजेस, स्वॉट एनालिसिस, 2025 के की नंबर्स और आखिर में टॉप 3 बिजनेस लर्निंग्स की। और इस कहानी में सबसे ज्यादा फोकस रहेगा एप्पल की शुरुआती जर्नी पर, क्योंकि वहीं छिपा है इसका असली स्टार्टअप डीएनए। सब कुछ शुरू हुआ 1976 में। उस समय पर्सनल कंप्यूटिंग अभी मास मार्केट का हिस्सा नहीं थी। कंप्यूटर्स बड़े थे, महंगे थे और मोस्टली इंस्टीट्यूशंस या एक्सपर्ट्स की चीज माने जाते थे। लेकिन स्टीव वोजनियाक नाम के एक ब्रिलियंट इंजीनियर को लगता था कि कंप्यूटर पर्सनल भी हो सकता है। दूसरी तरफ स्टीव जॉब्स थे, जिनकी सबसे बड़ी ताकत कोडिंग नहीं बल्कि विजन थी। उन्हें समझ आ गया था कि अगर टेक्नोलॉजी को सिंपल, यूजेबल और अट्रैक्टिव बना दिया जाए तो वही चीज मास मार्केट प्रोडक्ट बन सकती है। इसी सोच के साथ जॉब्स और वोजनियाक और थोड़े समय के लिए रोनाल्ड वेन ने 6 अप्रैल 1, 1976 को एप्पल की फाउंडेशन रखी। एप्पल की शुरुआत किसी लग्जूरियस ऑफिस से नहीं हुई थी। पैसा कम था, रिसोर्सेज सीमित थे और सर्टेनिटी लगभग जीरो थी। वर्किंग कैपिटल जुटाने के लिए स्टीव जॉब्स ने अपनी वोक्सवैगन मिनी बस बेची और वोजनियाक ने अपना प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर बेच दिया। यह डिटेल छोटी लग सकती है, लेकिन यही स्टार्टअप स्पिरिट दिखती है, जब फाउंडर्स आइडिया पर इतना विश्वास करते हैं कि पर्सनल एसेट्स तक बेच देते हैं। शुरुआती असेंबली और ऑपरेशंस जॉब्स फैमिली गराज से हुए और यही गराज बाद में स्टार्टअप कल्चर का ग्लोबल सिंबल बन गया। एप्पल का पहला प्रोडक्ट था एप्पल वन। यह आज के सेंस में पॉलिश्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं था। यह एक बेयर मदरबोर्ड जैसा सिस्टम था, जिसमें प्रोसेसिंग पावर और बेसिक वीडियो आउटपुट था, लेकिन कीबोर्ड, मॉनिटर और आउटर केसिंग जैसी कई चीजें सेपरेटली अरेंज करनी पड़ती थीं। फिर भी उस टाइम के हॉबीइस्ट्स के लिए यह एक्साइटिंग था, क्योंकि यह आइडिया दे रहा था कि कंप्यूटिंग अब सिर्फ जायंट इंस्टीट्यूशंस की मोनोपोली नहीं रहेगी। एप्पल वन की कीमत रखी गई थी $666.66 और अपने पहले साल में इसके लगभग 200 यूनिट्स बिके। नंबर्स छोटे थे, लेकिन सिग्नल बहुत बड़ा था। एप्पल अब सिर्फ आइडिया नहीं रहा, उसने मार्केट में पहला प्रूफ दे दिया था। इसी फेज में रोनाल्ड वेन कंपनी से बाहर हो गए और उन्होंने अपनी 10% स्टेक सिर्फ $800 में छोड़ दी, जो हिस्ट्री के सबसे फेमस मिस्ड अपॉर्चुनिटीज में गिनी जाती है। लेकिन असली ब्रेक थ्रू एप्पल वन नहीं बल्कि एप्पल टू था। 1977 में एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर माइक मार्कुला ने एप्पल में लगभग $250,000 का सपोर्ट दिया और कंपनी को सीरियस बिजनेस स्ट्रक्चर मिला। एप्पल टू अधिक यूजर फ्रेंडली था, प्लास्टिक केस में आता था, कलर ग्राफिक्स सपोर्ट करता था और स्कूल्स, होम्स तथा स्मॉल बिजनेसेस के लिए प्रैक्टिकल था। यही वह प्रोडक्ट था जिसने एप्पल को गराज स्टार्टअप से ग्रोथ कंपनी में बदला। अगले कई वर्षों में एप्पल टू ने लगभग 5 to 6 मिलियन यूनिट्स बेचे और एप्पल को पर्सनल कंप्यूटर रेवोल्यूशन के सेंटर में ला खड़ा किया। यहीं से एप्पल की एक कोर आइडेंटिटी बननी शुरू हुई, कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी को अप्रोचेबल बनाना। अब एप्पल सिर्फ मशीन नहीं बेच रहा था, वह एक्सपीरियंस बेच रहा था। यही फर्क था एप्पल और कई राइवल्स में। वोजनियाक ब्रिलियंट इंजीनियरिंग कर रहे थे, लेकिन जॉब्स इंसिस्ट कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी सिर्फ पावरफुल नहीं, ब्यूटीफुल भी होनी चाहिए। इसी डिजाइन ऑब्सेशन ने एप्पल को अलग बनाया। फिर 1979 में एप्पल टीम ने Xerox PRC में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और माउस बेस्ड कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट्स देखे। जॉब्स ने तुरंत महसूस किया कि यही फ्यूचर है। कंप्यूटर्स को कमांड्स की दुनिया से विजुअल इंटरैक्शन की दुनिया में लाना होगा। यह विजन बाद में एप्पल के अगले बड़े प्रोडक्ट्स की फाउंडेशन बना। 1980 तक एप्पल की ग्रोथ तेज हो चुकी थी, कंपनी पब्लिक हो गई, उसके पास ओवर 1000 एम्प्लॉइज थे और वह स्टार्टअप से बड़ी कॉर्पोरेट स्टोरी बनने लगी थी। लेकिन यहीं से एक दूसरी प्रॉब्लम भी शुरू हुई। जैसे जैसे कंपनी बड़ी हुई, इंटरनल पॉलिटिक्स और स्ट्रेटेजिक टेंशंस भी बढ़ने लगे। एप्पल के सामने अब सिर्फ प्रोडक्ट बनाना चैलेंज नहीं था, स्केल मैनेज करना, कंपटीशन हैंडल करना और लीडरशिप बैलेंस करना भी उतना ही बड़ा चैलेंज बन गया था। फिर आया मैकिन्टॉश ईरा। 1984 में मैकिन्टॉश लॉन्च हुआ और उसने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को मास ऑडियंस तक पहुंचाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। उसका लॉन्च एडवर्टाइजमेंट आइकॉनिक बना, ब्रांड इमेज मजबूत हुई और एप्पल इनोवेशन का सिंबल बन गया। लेकिन बिजनेस रियलिटी थोड़ी डिफरेंट थी।
शुरुआती मैकिन्टॉश टेक्निकली इंस्पायरिंग था, लेकिन कमर्शियल एक्सपेक्टेशंस के अनुसार परफॉर्म नहीं कर पाया। मेमोरी लिमिटेशंस, प्राइस इश्यूज और मार्केट रेडीनेस जैसी समस्याएं सामने आईं। इसी दौरान स्टीव जॉब्स और सीईओ जॉन स्कली के बीच टेंशन बढ़ी और 1985 में जॉब्स को एप्पल छोड़ना पड़ा। यह एप्पल के लिए बहुत बड़ा इमोशनल और स्ट्रेटेजिक शॉक था। फाउंडर अपनी ही कंपनी से बाहर हो गया था। जॉब्स के जाने के बाद एप्पल ने कठिन दशक देखा। प्रोडक्ट लाइन कंफ्यूज्ड होती गई, डिसीजन मेकिंग बिखर गई और दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इकोसिस्टम और IBM कंपैटिबल पीसीज बड़े स्केल पर मार्केट कैप्चर कर रहे थे। एप्पल प्रीमियम और कंट्रोल्ड इकोसिस्टम पर टिका रहा, लेकिन उसका मार्केट शेयर गिरता गया। मिड 1990s तक एप्पल की हालत इतनी कमजोर हो गई कि बहुत लोगों को लगने लगा था कि कंपनी सरवाइव नहीं करेगी। एक समय ऐसा भी आया जब एप्पल की ग्लोबल मार्केट शेयर लगभग 3% के आसपास मानी जा रही थी। यानी जिस कंपनी ने फ्यूचर को शेप करने की कोशिश की थी, वही खुद कोलैप्स के एज पर खड़ी थी। फिर कहानी में ड्रामेटिक कमबैक हुआ। एप्पल ने 1996 में नेक्स्ट को एक्वायर किया और उसी प्रोसेस में स्टीव जॉब्स वापस कंपनी के आसपास आए। 1997 तक जॉब्स इफेक्टिवली एप्पल के टर्न अराउंड लीडर बन चुके थे। उनका पहला बड़ा कदम क्या था? उन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी हटाई, अननेसेसरी प्रोडक्ट्स काटे, स्ट्रैटेजी सिंप्लीफाई की और कंपनी को फोकस दिया। यह एप्पल के रिवाइवल का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद आया iMac, जिसने डिजाइन, सिंप्लिसिटी और इंटरनेट रेडीनेस के कॉम्बिनेशन से एप्पल को फिर से रेलेवेंट बना दिया। यह रिमाइंडर था कि कभी-कभी कंपनी को बचाने के लिए नया प्रोडक्ट नहीं, बल्कि साफ प्रायोरिटीज चाहिए होती हैं। 2001 एप्पल की कहानी में दूसरा ह्यूज टर्निंग पॉइंट था। इसी साल एप्पल ने अनाउंसमेंट की कि वह 25 रिटेल स्टोर्स खोलेगा। यह बोल्ड मूव था, क्योंकि उस समय बहुत लोगों को लगता था कि ब्रांडेड टेक रिटेल स्टोर्स रिस्की आइडिया हैं। लेकिन एप्पल समझ चुका था कि अगर कस्टमर एक्सपीरियंस को कंट्रोल करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद शेप करना होगा। इसी साल लॉन्च हुआ iPod, एक म्यूजिक प्लेयर जो पॉकेट में 1000 सॉन्ग्स लेकर चल सकता था। iPod सिर्फ हिट प्रोडक्ट नहीं था, उसने एप्पल को कंप्यूटर कंपनी से कंज्यूमर लाइफस्टाइल टेक्नोलॉजी ब्रांड में बदलना शुरू कर दिया। iPod के साथ iTunes इकोसिस्टम आया और एप्पल की रियल सुपर पावर क्लियरली दिखाई देने लगी। इकोसिस्टम इंटीग्रेशन। एप्पल केवल हार्डवेयर नहीं बेच रहा था, वह हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंटेंट एंड रिटेल को एक साथ जोड़ रहा था। यही वही मॉडल है जो बाद में एप्पल के पूरे बिजनेस एम्पायर की बैकबोन बना। अगर कस्टमर एक एप्पल प्रोडक्ट ले और फिर दूसरे एप्पल प्रोडक्ट की तरफ नेचुरली खिंच जाए, तो कंपनी सिर्फ सेल नहीं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना रही होती है। फिर आया 2007 और यही साल एप्पल को ट्रूली हिस्टोरिक बनाता है। इसी साल एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया। स्टीव जॉब्स ने इसे फोन, आईपॉड और इंटरनेट कम्युनिकेटर का कॉम्बिनेशन बताया था। रियलिटी में आईफोन उससे भी बड़ा निकला। उसने स्मार्टफोन इंडस्ट्री की पूरी डेफिनेशन बदल दी। उसी साल एप्पल ने अपना नाम बदलकर एप्पल कंप्यूटर इंक से एप्पल इंक कर लिया। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, कंपनी अब सिर्फ कंप्यूटर्स तक सीमित नहीं है। और 2008 में जब ऐप स्टोर लगभग 500 ऐप्स के साथ लॉन्च हुआ, तब एप्पल डिवाइस मेकर से प्लेटफॉर्म कंपनी भी बन गया। इसके बाद एप्पल का डाइवर्सिफिकेशन लगातार स्ट्रक्चर्ड तरीके से बढ़ता गया। आईपैड ने टैबलेट कैटेगरी को डिफाइन किया, फिर एप्पल वॉच, एयरपॉड्स, बाओबॉब, एप्पल पे, iCloud, ईस्टाडे, आईकीज, एप्पल म्यूजिक, एप्पल टीवी सर्विसेज और कस्टम चिप्स जैसे एप्पल सिलिकॉन ने एप्पल को और पावरफुल बनाया। 2023 में एप्पल ने विजन प्रो लॉन्च किया और स्पेशल कंप्यूटिंग की दिशा में एंटर किया। आज एप्पल की स्ट्रेंथ यही है कि वह रैंडम डाइवर्सिफिकेशन नहीं करता, वह एडजेसेंट कैटेगरीज में जाता है जहां उसका डिजाइन, इकोसिस्टम और यूजर एक्सपीरियंस वाला एडवांटेज काम कर सके। अब अगर चैलेंजेस की बात करें तो एप्पल ने हर फेज में अलग स्ट्रगल फेस की। शुरुआत में चैलेंज था पैसा और सर्वाइवल, बाद में चैलेंज था स्केल और कंपटीशन, 1980s और 90s में चैलेंज था स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट और विंडोज इकोसिस्टम का प्रेशर। आज के टाइम में एप्पल खुद मानता है कि उसे फियर्स कंपटीशन, रैपिड प्रोडक्ट साइकिल्स, सप्लाई चेन कंसंट्रेशन, कंपोनेंट सोर्सिंग रिस्क, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, टैरिफ्स और रेगुलेटरी प्रेशर का सामना करना पड़ता है। एप्पल की 2025 फॉर्म 10K यह भी कहती है कि स्मार्टफोन्स, पीसीज, टैबलेट्स और वेयरेबल्स में उसका माइनॉरिटी मार्केट शेयर है और इससे डेवलपर्स कभी-कभी लार्जर शेयर प्लेटफॉर्म्स की तरफ ज्यादा झुक सकते हैं। इसी रेगुलेटरी प्रेशर का एक बड़ा एग्जाम्पल यूरोपियन कमीशन का 500 मिलियन यूरो फाइन भी रहा।
जो डिजिटल मार्केट्स एक्ट से जुड़ा था। अब एक क्विक स्वॉट एनालिसिस। स्ट्रेंथ्स में एप्पल की ब्रांड पावर, प्रीमियम पोजिशनिंग, कस्टमर लॉयल्टी, डिजाइन एक्सीलेंस, वर्टिकल इंटीग्रेशन, कस्टम सिलिकॉन और इकोसिस्टम स्टिकीनेस आते हैं। वीकनेसेस में आईफोन पर हेवी डिपेंडेंस, हाई प्राइसिंग और क्लोज्ड इकोसिस्टम परसेप्शन शामिल हैं। अपॉर्चुनिटीज में सर्विसेज ग्रोथ, AI enabled experiences, हेल्थ टेक, पेमेंट्स, एंटरप्राइज वर्कफ्लोज और स्पेशल कंप्यूटिंग जैसे एरियाज हैं। थ्रेट्स में अग्रेसिव कंपटीशन, रेगुलेशन, स्लोअर अपग्रेड साइकिल्स, सप्लाई चेन डिसरप्शंस और साइबर रिस्क्स आते हैं। एप्पल की खास बात यह है कि इसकी स्ट्रेंथ्स भी यूनिक हैं और थ्रेट्स भी इक्वली सीरियस। अब आते हैं 2025 के की नंबर्स पर। वर्ड्स में एप्पल की टोटल नेट सेल्स थी लगभग 416.161 बिलियन डॉलर। नेट इनकम था लगभग 112.010 बिलियन डॉलर। आईफोन रेवेन्यू था लगभग 209.586 बिलियन डॉलर। मैक रेवेन्यू था लगभग 33.708 बिलियन डॉलर। आईपैड रेवेन्यू था लगभग 28.023 बिलियन डॉलर। वेरेबल्स, होम एंड एक्सेसरीज रेवेन्यू था लगभग 35.686 बिलियन डॉलर। सर्विसेज रेवेन्यू था लगभग 109.158 बिलियन डॉलर। टोटल ग्रोस मार्जिन था लगभग 195.201 बिलियन डॉलर और एप्पल के एम्प्लॉइज थे लगभग 1,66,000। ये नंबर्स दिखाते हैं कि एप्पल अब सिर्फ सक्सेसफुल स्टार्टअप नहीं बल्कि स्केल, प्रॉफिटेबिलिटी और इकोसिस्टम पावर का ग्लोबल बेंचमार्क है। और अब इस पूरी कहानी से निकलती हैं टॉप 3 की लर्निंग्स। पहली लर्निंग, ग्रेट स्टार्टअप्स परफेक्ट कंडीशंस में नहीं, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन से बनते हैं। एप्पल गैराज लिमिटेड फंड्स और अनसर्टेन मार्केट से शुरू हुआ था। दूसरी लर्निंग, फोकस ग्रोथ से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। एप्पल तब बचा जब उसने क्लटर हटाया और प्रायोरिटीज साफ की। तीसरी लर्निंग, स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन वही है जो कोर स्ट्रेंथ के आसपास हो। एप्पल ने कंप्यूटर्स से म्यूजिक, फोन्स, टैबलेट्स, वेरेबल्स, सर्विसेज और स्पेशल कंप्यूटिंग तक एक्सपेंशन किया, लेकिन हर बार अपनी कोर प्रॉमिस, इंटीग्रेटेड प्रीमियम एक्सपीरियंस को नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, एप्पल की कहानी हमें बताती है कि एक स्टार्टअप की असली ताकत सिर्फ आइडिया नहीं होती। असली ताकत होती है विजन, परसिस्टेंस, रीइन्वेंशन और सही समय पर सही फोकस। गराज से शुरू हुई यह जर्नी कई बार टूटी, कई बार गिरी, लेकिन हर बार स्ट्रॉन्गर होकर उठी। और शायद यही वजह है कि एप्पल आज सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि बिजनेस हिस्ट्री की सबसे पावरफुल कमबैक एंड डाइवर्सिफिकेशन स्टोरीज में से एक मानी जाती है।